विषय पर बात करेंगे। तो ये जो अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, उस पर बहुत सारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर कृष्ण लाल चंदानी जी, एएसपी शहर पूर्व क्राइम यातायात ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चस्का 95 एफएम में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। पुलिस मुख्यालय द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी हेडलाइन है नशे से दूरी है जरूरी। तो इसी क्रम में आज आप सभी लोगों का धन्यवाद कि एक मुझे मीडियम प्रोवाइड करने के लिए कि पूरी सोसाइटी को अवेयर किया जाए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ड्रग्स और नशे के, और किस तरीके से इससे निजात पाया जा सकता है। जी, नशा एक ऐसी आदत है जो ना कि सिर्फ एक बंदे को बर्बाद करता है, इवन पूरी फैमिली या पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो किस तरह से एक छोटी सी क्यूरियोसिटी एक गंदी आदत बन जाती है, सबसे पहले मैं तो यही जानना चाहूंगी। जी। जैसे कि आपने बताया कि छोटी सी क्यूरियोसिटी कैसे एक आदत बन जाती है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन तरीका है कि पीयर ग्रुप्स में कि वो अगर किसी को देखते हैं कि नशे का सेवन करते हुए, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्हें भी आदत लग जाती है। बट ये इतनी एडिक्टिव चीज होती है कि एक बार जब इसकी आदत लगती है तो फिर उससे निजात पाना इतना आसान नहीं होता। एक बार आदत लग जाती है तो उसके फाइनेंशियल रिपरकशंस रहते हैं, उसके हेल्थ पे रिपरकशंस रहते हैं, और आपके बिहेवियर और मतलब पूरी आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो आपका सवाल है कि हम इससे अपने आप को शील्ड करने के लिए अपना पीयर ग्रुप ऐसा रखें, और हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी भी इंश्योर करे कि हम ऐसे माहौल में रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो नशे के आदी हैं, क्योंकि आप जिस वातावरण में रहते हैं कहीं ना कहीं वो आपको प्रभावित करता है और कभी ना कभी आदत लगने की डर रहता है उसमें। जी, कैसे पीयर प्रेशर यंग माइंड्स को गलत रास्ते पर ले जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल्स में जैसे जो लोग नशे के मतलब आदी होते हैं, जो बच्चे या जो यंगस्टर्स हैं, फिर वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ही हैपनिंग टाइप की है, और जो लोग इन इन चीजों में एंगेज नहीं करते उनको एक किनारे कर दिया जाता है, चाहे वो शराब हो या ड्रग्स हो। मैं भी स्कूल्स और कॉलेजेस में रहा हूँ और हम भी उस फेजेस से गुजरे हैं, तो उनको ऐसा फील किया जाता है कि वो लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से मिस आउट कर रहे हैं, या मतलब ये उतना हार्मफुल नहीं है, और एक उसको न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाती है कि समाज में सभी शराब सिगरेट या ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। तो और कुछ कुछ ऐसे डेटास प्रेजेंट किए जाते हैं कि वो वो सिगरेट पीता था उसके बाद भी उसकी लाइफ इतनी थी, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि इनने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में उसके बाद भी अर्ली एक्सपायर हो गए। तो मतलब डिस्टॉर्टेड एग्जांपल्स देके उनको एक इंडस्ट्री ट्राई कन्विंस करने की कोशिश करती है कि नशा बुरा नहीं है, और उसके चलते जब वो लेफ्ट आउट फील करते हैं या उनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ हैपनिंग नहीं है और ये लोग ज्यादा मतलब डिमांड में है, तो उसके चलते फिर बाकी लोग भी उन आदतों में से जुड़ते हैं। जी, यूथ के बीच में नशा प्रमुख कारण क्या है? किस चीज का वो ज्यादा नशे करते हैं? जैसे ब्रॉड कैटेगराइज किया जाए तो एक होता है गीला नशा और एक होता है सूखा नशा। तो जो भी अल्कोहल, जो भी विस्की लिकर और जो बियर और इन सब टाइप की चीजें गीले नशे में आती हैं, और सूखे नशे में आप तंबाकू बोल दें, ड्रग्स बोल दें या सिगरेट्स बोल दें, इन सब का सेवन जो है सूखे नशे में आता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो किस ग्रुप में है, उस ग्रुप के उस ग्रुप के हिसाब से उनको आदत लगती है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा सूखे नशे की तरफ इंक्लाइंड हो रही है, जो थोड़ी सी ओल्डर जनरेशन है वो मतलब गीले नशे की ज्यादा आदी रही है। तो ये समय और परिस्थिति के हिसाब से और कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये डायनामिक्स चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप इनकम कर्व में हाई ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आप महंगे नशे करने लगते हैं, और जो थोड़े लोअर तबके से आते हैं या मध्यम वर्ग से आते हैं वो जनरली सस्ता नशा करते हैं। तो ये आपकी इनकम, आपके पीयर ग्रुप और इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में एंगेज होते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि गरीब तबके के लोग भी नशा करते हैं, कुछ हाई सोसाइटी में वो भी नशा करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि नशा केवल एक ही सोसाइटी के लिए बना हुआ है, बड़े लोग भी करते हैं। क्यों करते हैं? मतलब एक
जानना चाहूंगी मैं कि चीज तो गलत ही है। जी। जी। देखिए जैसे ब्रॉड, अगर अब आपने मेरे से सवाल पूछा तो अब मैं इसको ब्रॉड लेवल पे आंसर करता हूँ कि जी। मेन मेन प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं नशे के। एक तो आपने मुझे ये बता दिया, आप ही ने बता दिया कि पीयर प्रेशर। जी। तो पीयर प्रेशर एक बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। अब दूसरा मुझे लगता है आजकल की लाइफस्टाइल। पहले हम लोग क्या था कि जॉइंट फैमिलीज में रहते थे और मतलब एक सपोर्ट सिस्टम रहता था बच्चों के लिए और या बड़ों के लिए भी, कि कोई भी चीज डिस्कस करनी हो तो बड़े बुजुर्ग रहते थे घरों में। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो है तीन चार लोग होते हैं फैमिली में, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे। तो कई बार पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं रहता, या कई बार पेरेंट्स खुद लोनली हो जाते हैं। तो एक तो लोनलीनेस भी एक बड़ा कारण है कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए नशा किया जा रहा है, मतलब एक ये प्रमुख कारण है। उसके बाद देखा जाए तो जो है कि एक या एक जो मैंने बताया कि ऑरा बनाया जा रहा है समाज में कि ये सब चीजें हैपनिंग होती हैं आजकल। आप कॉर्पोरेट कल्चर्स देखें या बड़े शहरों में कल्चर देखें तो इसको बहुत ही नॉर्मली ट्रीट किया जाता है। शराब या ड्रग्स को बहुत ही नॉर्मल है। रेव पार्टीज या जो पब्स एंड बार्स में इनका कंजम्पशन बहुत ही नॉर्मल है। तो इसके चलते भी लोग इसके आदी बन रहे हैं और लोगों को अब ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज खराब नहीं है। पहले क्या था कि इसको एज अ टैबू ट्रीट किया जाता था कुछ वर्षों पहले तक, और मतलब समाज उनको बहुत उस तरीके से देखता था कि ये सिगरेट पीता है या दारू पीता है। बट जो ग्लोरिफिकेशंस मूवीज में या टीवीज पे या जो ये फैक्टर्स भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है। उसके बाद एक और एस्पेक्ट ये कि पॉवर्टी, या जैसे कुछ कुछ लोग हैं जैसे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक उस हार्ड वर्क के बाद वो इसको एज ए यूज करते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, या मतलब तो एक ये भी प्रमुख कारण है कि जैसे जो भी ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं या जो लेबर क्लास रहती है, तो ये भी जब मेहनत करके लौटते हैं तो ये अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी ड्रग्स और इनका यूज करते हैं। उसके अलावा इजी अवेलेबिलिटी है, जैसे फार्मेसीज पे भी बहुत इजीली ऐसी ड्रग्स मिलती हैं जिनको जिनको आप एज अ नशे की तरह यूज कर सकते हो। तो वो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, और फार्मेसीज पे भी बिना प्रिस्क्रिप्शंस के ड्रग्स बेचे जाते हैं, तो ये भी एक प्रमुख कारण रहेगा। उसके अलावा एक ट्रैफिकिंग के नेटवर्क्स हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होती है गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट से। या अगर अपन जैसे उड़ीसा को देखा जाए तो वो भी एक गांजे का बड़ा हब है। या हम अगर मध्य प्रदेश में देखें तो नीमच मंदसौर ऐसे जिले हैं जहाँ से अफीम की तस्करी होती है। तो अगेन ये हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ से लीकेजेस होते हैं और इसके कारण भी डिमांड बढ़ती है। तो ये सारे मेरे हिसाब से प्रमुख कारण हैं जिनके कारण नशे की लत समाज में जल बढ़ती जा रही है। जी। काफी सारे लोग हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं चर्चा में तो कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 40099595 पर। साथ ही हम फेसबुक पे से भी लाइव है, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि बड़े बड़े काफी क्षेत्र हैं, उड़ीसा की बात की, तो ये जो समस्या है केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे देश में अगर हम मान सके। लेकिन अगर हम ग्वालियर शहर की बात करें तो ग्वालियर के किस इलाके में इस तरह की समस्या ज्यादा है? ग्वालियर में एक तो जैसे जो थोड़ा सा स्लम प्रोन एरिया है, या जहाँ मतलब तो भोड़ापुर का क्षेत्र हो गया, ग्वालियर का क्षेत्र हो गया, ग्वालियर थाना क्षेत्र हो गया, किला गेट, हजीरा हो गया। तो ये कुछ प्रोमिनेंट, जनकगंज एरिया हो गया, ये जी। कुछ प्रोमिनेंट थाने हैं जहाँ पे ड्रग्स के केसेस हमें ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। अगेन बिकॉज पॉपुलेशन उस टाइप की है, और मतलब जैसा कि मैंने बताया सर, कि मैं जो। आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी, शो की कॉलर जुड़ रहे हैं, श्योर सवाल ले श्योर लें। श्योर। हेलो। जी नमस्कार मैम, आपका नाम? तो मेरा नाम राधिका है। राधिका जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार राधिका, प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपका और जितनी भी पुलिस कर्मी है ग्वालियर में, आप सब लोग बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं। इसके लिए जितने भी हम पब्लिक है बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको। और फिर बस मेरी एक गुजारिश है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि जो पिंटू पार्क वाला एरिया है उसके बीच में एक्चुअली रहती हूँ, वहीं पे आसपास उधर डीडी नगर साइड। तो उधर पे मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसे ठेके हैं वहाँ आसपास, जहाँ पे थोड़ा ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब वहाँ पे पब्लिक जो आती है, जो जैसे कि जितने भी लोग आ रहे हैं लड़के वगैरह, वो लोग वहीं पे पीते हैं और मतलब गंदे कमेंट्स भी कर रहे हैं वहीं पे। तो
एक्शन लीजिएगा। थैंक यू राधिका, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स। और हमें भी आप सब लोगों का सहयोग चाहिए रहेगा। जो आपने प्रॉब्लम रेस की गई है, डेफिनेटली हम लोग इस पे वर्क करेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम स्लॉट बता पाए कि जिस समय इस टाइप की गतिविधियां सर रहती हैं वहाँ तो। कोई टाइम स्लॉट नहीं है सर, वहाँ पूरे दिन यही होता है, क्योंकि हम लोग का वहीं से निकलने का काम है। हम लोग बाहर काम से भी आ रहे हैं तो सिटी सेंटर साइड से हमें वो एरिया कभी खाली दिखाई ही नहीं है। वहाँ रोड पे भी लोग जाम लगा देते हैं, जितने भी वहाँ पे जो मतलब दुकान पे खड़े होते हैं जितने भी लोग ठेके पे, और कभी कभी मार पिटाई भी चल रही होती है। बच्चे भी वहीं पे, स्कूल भी है, कोचिंग भी है, लड़कियां भी वहां से जा रही है, निकल रही है, तो थोड़ा सा ये अनसेफ लगता है हमको। डेफिनेटली दिव्या, हम इस चीज का कॉग्निजेंस लेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि वो थोड़ा सा ट्रैफिक प्रोन एरिया भी है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। और आपने जो बताया कि ठेके के बाहर अनावश्यक भीड़ इकट्ठी होती है, तो हम अपना पुलिस प्रेजेंस वहां बढ़ाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आप सब लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। थैंक यू। कोई और सवाल राधिका आपका? थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। सर, सर हमारा जो सवाल था पहले कि किस एरिया में ग्वालियर के, तो कंटिन्यू। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि भौड़ापुर, जनकगंज, किला गेट, हजीरा, ये मेजर हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे ड्रग अब्यूज ज्यादा है। और आज इन्हीं इस अभियान में इन हॉटस्पॉट्स को भी हमारे द्वारा फोकस किया जा रहा है और यहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है और शपथ दिलाई जा रही है कि हम नशे से दूर रहेंगे। तो ये मेरे हिसाब से प्रोमिनेंट एरियाज हैं जहाँ पे ड्रग्स का यूज ज्यादा होता है। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी महलगांव क्षेत्र है जहाँ पे स्लम कॉलोनीज हैं और स्लम मल्टीज हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लम एरियाज में, जैसे कि मैंने बताया कि क्लब्स और पब्स में भी काफी रिक्रिएशनल यूज होता है ड्रग्स का, बट अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा लेस रिपोर्टेड रहता है क्योंकि हाई क्लास एंगेज करती है। तो जो पब्स एंड बार्स हैं वो भी एक हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग रिक्रिएशनल तौर पे ड्रग्स को यूज करते हैं। जी। सर जैसा कि अभी भाई कॉलर राधिका का कॉल आया था, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पूरे देश की है, मध्य प्रदेश की है, ग्वालियर क्षेत्र की, हर क्षेत्र की है। लेकिन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम निकलते हैं, हमारे को ऊपर कमेंट पास की जाते हैं, हर महिला के लिए एक असुरक्षा उसको महसूस होती है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया। जब आदमी नशे में रहता है तो सबसे पहले तो उसकी कॉन्शियसनेस प्रॉपर नहीं रहती है, जी। तो उसको अपने बिहेवियर के बारे में नहीं पता चलता। और इन केसेस में महिलाएं कई बार इजी टारगेट्स रहती हैं। तो और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो नशा है वो क्राइम से कनेक्टेड है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो लोग नशे के आदी होते हैं और जब उनको पैसे नहीं मिलते नशा करने के लिए, तो चेन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और इससे महिलाएं प्रभावित रहती हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, जैसे कई बार आदमी नशे में रहता है तो छेड़खानी की घटनाएं और ये सब चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं काफी प्रभावित रहती हैं, तो इन्हीं सब परेशानियों को चलते हमने ये अभियान चलाया है और हम सारे हॉटस्पॉट्स को टारगेट कर रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि वुमेन सेफ्टी पैरामाउंट रहे। उसके अलावा भी जो पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, तो अगर कभी भी कोई भी महिला डिस्ट्रेस में हो तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगा कि आप हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स या थानों के नंबर्स या हमारे खुद के पर्सनल नंबर्स पे कॉल करिए। हम उसको एट अटमोस्ट प्रायोरिटी और अर्जेंसी पे अटेंड करके उनके ग्रीवेंस को दूर करेंगे। जी, वैसे तो ये शो आज का पूरा डेडिकेटेड नशा मुक्ति पर, लेकिन अभी एक कमेंट आया हमारे पास ट्रैफिक को लेकर। उनका कहना है कि वो जानना चाहते हैं कि ट्रैफिक को लेकर आगे क्या व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है, और लोहिया बाजार का उन्होंने बताया है कि वहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसके बारे रिसेंटली अभी एक मीटिंग हुई थी चेम्बर ऑफ कॉमर्स में जहाँ पे दाल बाजार और लोहिया बाजार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो वहां पे कुछ सहमति बनी है कि जो दाल बाजार में स्पेशली वाइट लाइंस के बाहर गाड़ियां खड़ी नहीं होंगी। और इस सहमति के बाद हमने अपना एनफोर्समेंट बढ़ाया और हमने चालानी कार्रवाई बढ़ाई है। इसके अलावा लोहिया बाजार में भी वहां के व्यापारियों ने हमसे समर्थन दिया था कि जो भी अनावश्यक लोडिंग ऑटोज वहां खड़े नहीं होंगे। कोई भी खाली लोडिंग ऑटो खड़ा नहीं रहेगा, तो और सिर्फ जिस समय लोडिंग अनलोडिंग होगी उसी समय हम परमिट करेंगे। तो हम इन सब को लेके अभी हमारी
कुछ दिनों पहले ही बैठक हुई और उसमें काफी फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आया और हमने एज अ पायलट दोनों दाल बाजार और लोहिया बाजार में अपना इन्फोर्समेंट चालू किया विद कोऑपरेशन ऑफ जो भी बिजनेसमैन है वहां पे, और होपफुली जल्दी हम वहाँ की समस्याओं को इम्प्रूव करेंगे और लोगों को वहाँ के ट्रैफिक और सुचारू और बेहतर मिलेगा। जी, शो के कॉलर जुड़ रहे हैं, सवाल है। हेलो। हेलो। जी नमस्कार मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी। हाँ जी, मेरा नाम रिया है। रिया जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मेरा क्वेश्चन करते ये था कि जैसे हम पब्लिक प्लेस पे हैं और जी मेरे बगल में कोई स्मोकिंग कर रहा है, जी मुझे उससे दिक्कत हो रही है, जैसे मुझे स्मोकिंग के से स्मोक से दिक्कत होती है। जी अगर मैं उस इंसान को मना कर रही हूँ कि सर आप यहाँ पे स्मोकिंग मत कीजिए, और उल्टा अगर वो इंसान मुझ पे करता है कि मेरी मर्जी, पब्लिक प्लेस है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे में मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पब्लिक स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर कॉटपा एक्ट है। तो ये पब्लिक स्मोकिंग इज उस पे भी फाइन्स होते हैं 200 से 500 रुपीस तक। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर करते हैं तो आप उसका वीडियो बना लीजिए और उसका फिर वीडियो पुलिस अथॉरिटीज से शेयर कर लीजिए। तो जिस भी थाना क्षेत्र में ये घटना होगी तो हम इंश्योर करेंगे कि थाने के माध्यम से उनको जो फाइन किया जाए, जो भी पब्लिक स्मोकिंग के प्रोविजंस हैं तो उसमें हम उनको फाइन करेंगे। तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर कर दीजिए मीडिया से या पुलिस से, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी। रिया जी मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आप भी जो हमें सुन रहे हैं जुड़ना चाहते हैं इस चर्चा में, तो कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40099595 पर। साथ ही हम फेसबुक पे से भी लाइव है, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। शो के कॉलर जुड़े। हेलो। हेलो। जी मैं जी रही हूँ, मेरा कॉल कनेक्ट हो गया था किसी वजह से। ओके ओके। हेलो। हाँ जी मैम पूछिए। जी, मुझे सर का आंसर आपने जो दिया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस आंसर से, और मुझे बहुत अच्छा आंसर मिला। मैं दूसरे लोगों से सवाल पूछती थी तो कोई मुझे इसका सही आंसर दे नहीं पाता था। तो थैंक यू सो मच सर। और तो मेरा एक क्वेश्चन और है जी कि मैंने पिछली बार सर का आप ही के रेडियो संस्था पे पॉडकास्ट सुना था, तब सर ने अपनी जर्नी शेयर की थी। सर मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और अपने जॉब के साथ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ना वर्क के साथ में पढ़ाई मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है, कई बार पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। तो आप कैसे वो टाइम मैनेज करते थे, कुछ टिप्स अगर मुझे दे सकते हो तो प्लीज। जी, अच्छा सवाल है। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, बट मतलब मैं इसमें दो तीन चार चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि आपको एक मिनिमम टाइम तो निकालना पड़ेगा अपने शेड्यूल से, है ना। एटलीस्ट मतलब सिविल सर्विसेज इज अ वेरी डिमांडिंग और टफ एग्जाम, तो एटलीस्ट 4-5 आवर्स आपको कैसे भी स्क्वीज आउट करने पड़ेंगे। या तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं 4-5 बजे, अगर आप 10 बजे जॉब में जाते हैं तो आप 4-5 आवर्स मॉर्निंग में स्क्वीज आउट कर लें। या दूसरा है कि अगर आप लेट नाइट पढ़ते हैं तो फिर ऑफिस से आने के बाद एक स्लॉट वहां स्क्वीज आउट कर लें। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से टाइम निकाल के स्क्वीज आउट कर सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि जैसे टाइम कम है तो बहुत ही फिर टारगेटेड स्टडी करनी पड़ती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बेंचमार्क्स बनाइए, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और जो जो टॉपिक्स जो रिपीटेडली पूछे जा गए हैं, जो मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, उन पे पहले फोकस करिए। इनपुट आउटपुट रेशियो देखना पड़ता है कि इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो अपन कितने क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हैं। तो जो जो टॉपिक्स हैं जो कम 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 क्वेश्चंस आते हैं, जहां से जो लेस प्रोमिनेंट होते हैं, उनको एकदम लास्ट में फोकस करिए। तीसरी चीज ये है कि आपको अपना मतलब स्टडी को, कोचिंग मटेरियल्स को आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई भी हर्ज नहीं होता। लोग कोचिंग्स को बहुत स्टिग्मेटाइज करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडिविजुअल की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम जैसे करंट अफेयर्स अगर न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोचिंग का मटेरियल उठा लें तो उससे टाइम बच जाता है। या रोज करंट अफेयर्स के ब्रीफ नोट्स पोस्ट करती हैं बहुत सारी वेबसाइट्स, या यूट्यूब पे वीडियोस आते तो उनको रेफर कर लें, तो वो टाइम बचा लें। अगर आप किसी टॉपर के नोट्स उठा लें जिसने नोट्स बना रखे हो, तो आप उसको एज अपना रेफरेंस बना के फिर उस पर बिल्डअप कर लें। तो कुल मिला के बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके आपको। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत इंस्पायरिंग है हमारे लिए। आपकी जर्नी को जब मैंने लास्ट बार सुना था तो बहुत मोटिवेशन मुझको फील हुआ था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस रिया, हैव अ गुड डे।
कुछ ऐसे भी यूथ हैं जो अपनी करियर को फोकस करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आप ही की तरह, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपसे बात करते हैं। जो अभी पुलिस ऑफिसर्स द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है, उसमें मैं चैलेंजेस जानना चाहूंगी आपसे कि आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जी, जैसे कि मतलब ये सर्वज्ञापित है कि नशा एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं पुलिस के लिए, और बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ, और छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति तक इससे अफेक्टेड है। तो मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत ही डीप रूटेड है, तो इसलिए इसका जो सल्यूशन है वो भी एकदम इंस्टेंटेनियस नहीं आता है। तो टाइम लगता है चीज़ों को मतलब इम्प्रूव करने में, बट हम इसमें पॉजिटिव है कि डेफिनेटली धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, तो नशे पे भी इम्प्रूव होंगी। तो इसमें आप जैसे चैलेंजेस मैंने आपको बताया कि जैसे जो सप्लाई चेन नेटवर्क है ड्रग्स का, तो पुलिस कई बार कैरियर्स को पकड़ती है, कैरियर्स पे केस बनाती है, बट जो मेन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं इनको, तो वो कई बार मतलब बच जाते हैं बिकॉज़ ऑफ लीगल लूप होल्स, या जो भी एनडीपीएस एक्ट में लूप होल्स हैं, या जो भी उसमें प्रावधान है। तो मेन चैलेंज ये है कि बड़े सिंडिकेट्स को पकड़ना, ताकि मेन सप्लाई चेन में ब्रेक लगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको इस्टेब्लिश करके उससे कनेक्ट करना। बट अभी जो नया कानून आया है उसने हमें और ज्यादा पुलिस को एम्पावर किया है, और उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के भी सेक्शंस जोड़े हैं, और प्रॉपर्टी अटैचमेंट के भी नए फीचर्स आए हैं। तो होपफुली जब जैसे जैसे ये अडॉप्ट होते जाएंगे तो इससे हमें हेल्प मिलेगी, और तस्कर जो है नशे के, जो मेन तस्कर हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि जो फार्मा फार्मा कंपनीज हैं या जो मेडिकल स्टोर्स हैं, इनसे लीकेज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस थोड़ा सा इन चीजों में भी, मतलब क्योंकि पुलिस के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं रहती हैं अथॉरिटीज, तो पुलिस थोड़ा सा मतलब इन फ्रंट्स पे, मतलब क्योंकि पुलिस डायरेक्टली इंस्पेक्ट नहीं कर सकती मतलब इन इन एस्टेब्लिशमेंट्स को, तो थोड़ा सा एक ये चैलेंज है। तीसरा ये है कि जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जो रन हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल पे उनको रन होना चाहिए था, उस लेवल पे मतलब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स या जो आइडियल हम सिनेरियो सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि इनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। चौथा, मैं ये कहूँगा कि इस बहुत छोटे-छोटे लोग जैसे किराना दुकान वाले या जो ठेले लगाते हैं, वो भी इसके व्यवसाय में जुड़ गए हैं। तो एक ये डिसेंट्रलाइज़्ड टाइप का कारोबार बन गया है कि कोई मान मान लो सब्जी भी बेच रहा है, या कोई मतलब खाने-पीने की चीज़ें बेच रहा है, तो वो भी पुड़िया बेचना शुरू हो गए हैं, या किराने दुकान वाले पुड़िया बेचना शुरू हो गए हैं। तो इस मतलब ये डिसेंट्रलाइज़्ड लेवल पे बहुत वाइड स्प्रेड सप्लाई बन गई है। तो इसको भी कर्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। और तो ये सब चैलेंजेस हैं। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे जो लोग इसके नशे के आदी हो गए, तो कई बार हम उनको पकड़ते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब इट इज अ क्राइम कि ड्रग्स को कंज्यूम करना, तो हम उनको भी आरोपी बनाते हैं। बट अगर मतलब रूट कॉज पे देखा जाए, तो वो एक काइंड ऑफ विक्टिम है जिनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो ये सब भी कुछ कुछ चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, और पुलिस के सामने भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह रहते हैं। तो इन सब से हम निपट रहे हैं, और हम होपफुली इसको कर्व करने में सफल होंगे। जी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम उनको क्रिमिनल समझ लेते हैं, जबकि वो एक ड्रग एक्यूज हैं, तो उनको उनका पुनर्वास कराने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व को हम हमारा जो समाज है वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये नहीं सुधर पाएंगे, उनको लत लग गई है, तो वापस उनको कैसे बैक टू ट्रैक लाया जाए? अब इसमें भी 2-3 चैलेंजेस हैं। देखिए इसमें एक जो हमें जैसे जो भी मतलब बहुत ही निचले तबके से आते हैं, तो डी एडिक्शन सेंटर्स में भी एडमिट करने की कॉस्ट हम्म, होती है। तो वो हर कोई वो कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं अब उस पुलिस के लिए भी मजबूरी है कि उनको अगर मतलब अगर फाइनेंशियल wherewithal नहीं है, तो कैसे एडमिट कराएं। तो पहली चीज ये। दूसरा ये रहता है कि इसमें परिवारों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि जैसे जो ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, जैसे जिनके मान लीजिए कि मदर फादर डिवोर्स्ड हैं, या हम्म, मतलब
उनके मतलब पेरेंट्स उतने केपेबल नहीं है या वो खुद नशे के आदी हैं, तो उनको भी रिहैबिलिटेट करना चैलेंज होता है, क्योंकि वो खुद शुरू से उस माहौल में रहे हैं। तो वो क्योंकि शुरू से माहौल में रहे हैं, तो वो भी उसी माहौल में आदी हो जाते हैं और फिर ये आदतें उनको भी लग जाती हैं। तो बट बहुत सारे एनजीओज अभी इस इस इसमें प्रयास कर रहे हैं। कई सारे एनजीओज ऑल्टरनेटिव्स लाए हैं कि जैसे कई लोग इंजेक्टेबल नीडल्स के थ्रू लेते हैं। तो आज एक मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, तो वो उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज कर रही हैं। तो इन सब चीजों हम एनजीओज के माध्यम से भी अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। दूसरा ये कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी अब व्यापक लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ड्रग्स के आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी हेल्थ पे, आपके कंसंट्रेशन पे, आपके एम्प्लॉयमेंट पे। तो एक ही अवेयरनेस स्प्रेड कराई जा रही, जैसे कि साइबर में हमने बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की थी, तो अभी रिलेटिवली केसेस कम हो गए। तो सेम टाइप का रोड मैप ड्रग्स के लिए भी लिया जा रहा है और ड्रग्स की भी मैक्सिमम अवेयरनेस की जा रही है, ताकि एटलीस्ट जो इसको ग्लोरीफाई किया जाता है इतने बड़े लेवल पे, उस ग्लोरिफिकेशन पे कहीं ना कहीं रोक लगे। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि एनफोर्समेंट में भी, जैसे हम पहले जो ड्रग कंज्यूमर्स थे उनको आरोपी बना देते थे, तो अब एक ये पुलिस में भी अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है कि उनको एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाए, नॉट एज एन अक्यूज। तो कहीं ना कहीं उनकी भी काउंसलिंग की जाए, उनको एनजीओ से कोलैबोरेट किया जाए या उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, जिससे वो सबकी सहायता और मदद से इस जंजाल से बाहर निकल सकें। जी, शुक्रिया। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। हेलो। हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं एक्चुअली सर से एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी सर, सुन रहे हैं आपकी बात, आप सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं सर से एक्चुअली एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। सर एक्चुअली जब ड्रिंक वगैरह होती है तो उसकी पहचान हम कर सकते हैं, लेकिन जब ड्रग्स की बारी आती है तो हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। कोई फ्रेंड ने अगर हमको दे दिया, क्योंकि वो भी एक्चुअली नमक जैसा ही दिखता है, तो उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम? और पार्टियों में चल रहा है कि नहीं? अब वो नॉर्मली नमक की तरह दिखता है, तो नमक भी एक डिब्बी में रखा है और ड्रग्स भी रखा है, तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ड्रग्स है या नमक है? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसके एक दो टाइप के आंसर्स हैं। एक तो कुछ किट्स आती हैं जो पुलिस अथॉरिटीज के पास रहती हैं या जो मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं। तो जब उन पे मतलब इन पाउडर्स को टेस्ट किया जाता है तो कलर चेंज होता है, तो उससे एक अनुमान लग जाता है कि जो पदार्थ है वो नशीला पदार्थ है या ड्रग्स है कि नहीं। दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस से भी लोग मतलब पहचान कर लेते हैं, बट ये वही पहचान कर सकता है जिसको थोड़ा ड्रग्स का अनुभव हो। तो कई बार स्मेल से या उसको उसको रब हाथ में रब करने से आइडिया लग जाता है, बट ये विद एक्सपीरियंस आता है। बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसा लगता है कि ये नशीला पदार्थ है या मादक पदार्थ है या ड्रग्स है, तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। पुलिस वहां पे स्पॉट पे पहुंच के उसको वेरीफाई कर लेगी और आपकी उसमें मदद कर देगी। एक्चुअली सर, मैं सूचना जैसे मान लीजिए देते हैं और मान लीजिए वो ड्रग्स ना निकलते हुए नमक निकला, तो उसमें हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो वो भी एक डर लगा रहता है। नहीं, बट नमक और ड्रग्स में अपन क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। क्योंकि नमक जनरली सर्व तो होता नहीं है। नमक तो जनरली किचन्स या और जगह स्टोर होता है, या मतलब एज एन उसको कुकिंग मटेरियल। बाकी ड्रग्स का यूजेज तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अगर कहीं पब्स या बार्स में कोई टेबल पे नमक जैसा पदार्थ सर्व हो रहा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ड्रग्स ही होना चाहिए। ओके 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 सर, ठीक है सर। कोई और सवाल आपका? एक्चुअली ये पूछा सर, ये इन्फॉर्म देने का भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कि सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ता है? एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए अपना। सर जैसे मैंने किसी की इन्फॉर्म दिया तो मेरा नाम वगैरह गुप्त रहेगा और सरकार की तरफ से कुछ पुरस्कार वगैरह मिलेगा कि मतलब ओपन हो जाएगा? नहीं, आपका नाम गुप्त रहेगा, आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। और समय समय पे जो लोग हमें ऐसी सूचनाएं देते हैं, बट अगर हम उनको पब्लिकली पुरस्कृत करेंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा कि किस लिए पुरस्कृत किया गया। तो हमारे पास एक सीक्रेट सर्विस फंड्स होते हैं, तो हम उसके थ्रू भी अगर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन होती है और बड़ा कैच होता है, तो हम उसमें कैश रिवॉर्ड देते हैं, बट वो गोपनीय तरीके से दिया जाता है। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। सर साथ ही फेसबुक पे भी एक सवाल आया है।
जब कोई शराबी गली में गाली गलौज करता है और मारपीट करता है तो पुलिस उसको पकड़ने से डरती क्यों है? और अगर कोई उस शराबी को धक्का ही देकर गिरा दे तो उस पर पुलिस केस बना देती है। इसमें गलती किसकी है, पुलिस की या उस आदमी की जो अपने परिवार को या स्वयं को बचाने की कोशिश करता है? नहीं, पुलिस का काम है रोज अपराधियों को पकड़ना। हम तो इतने खूंखार अपराधियों को पकड़ के लाते हैं, तो पुलिस पहली चीज तो डरती नहीं है हाँ। किसी से केस बनाने में। इनफैक्ट पुलिस रेगुलरली पब्लिक ड्रिंकिंग के केसेस बनाती है, मतलब ऑन अ डेली बेसिस। तो ये पुलिस का काम है। कई बार ये रहता है कि अगर कोई नशे में रहता है और अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए पुलिस कस्टडी में, तो जी। फिर वो पुलिस को एक्सप्लेन करना पड़ता है और फिर पुलिस पे बहुत प्रकार के आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं। तो बस पुलिस इतना इंश्योर करती है कि कोई अगर बहुत ही ज्यादा ड्रंक है तो उसको पुलिस थाने पे नहीं ले जाए, क्योंकि अगर उसको कुछ भी भगवान ना करे कुछ हो गया तो फिर वो पुलिस उस केस में जवाबदेही नहीं रहती है। बाकी पुलिस हमेशा ही कार्रवाई करती है, और हम रेगुलरली जो भी पार्क्स हैं और जो भी एरियाज हैं जहाँ पे पब्लिक ड्रिंकिंग होती है, तो हम वहाँ पे रेगुलर कार्रवाई करते हैं। जी। सर, ड्रग पैडलर्स और यूजर्स के बीच क्या डिफरेंस है और आप कैसे डील करते हैं इनके साथ? सी ड्रग पेडलर्स वो हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से इन ड्रग्स को बेच रहे हैं, तो उनको ड्रग्स पेडलर्स बोलते हैं। ड्रग यूजर्स हो सकते हैं जो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए या बिकॉज ऑफ एडिक्शन इनका सेवन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पेडलर्स तो वो होते हैं जो मतलब जैसे माल मंगवा रहे हैं या माल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या माल को बिचवा रहे हैं, तो वो सब पेडलर्स की कैटेगरी में आते हैं। यूजर्स तो बेसिकली एंड यूजर हो गया कि जो इनको खरीद के खुद कंज्यूम कर रहा है, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। जी। तो लिसनर्स, आप भी जुड़ सकते हैं इस चर्चा में। कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095595 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव है, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप सर का फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं कृष्णलाल चंदानी जी के नाम से। और सर, आज नशे पर बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुलिस का बहुत अथक प्रयास रहता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं लोग नहीं समझते हैं उन चीजों को। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही मल्टी प्रोंग्ड प्रॉब्लम है जिसके मल्टी स्टेक होल्डर्स के थ्रू सॉल्यूशंस आएंगे। जी। पुलिस इज एन एनफोर्समेंट एजेंसी, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पुलिस का काम है कि अगर कोई ऑर्गेनाइज स्केल पे इनको बेच रहा है, इनकी तस्करी कर रहा है, तो उनको पकड़ के बंद करना। या पुलिस का काम है अवेयर करना लोगों को ताकि इसको कंज्यूम ना करें। तो पुलिस मतलब इसमें अपना पार्ट प्ले करती है टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटीज। बट इसमें जैसे कि जो दूसरे फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैक्सिमम जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, डेटा कहता है कि वो ब्रोकन फैमिली से आते हैं जहाँ पे उनकी फैमिलीज में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स या उनके फैमिली मेंबर्स का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि आपके बच्चे इन चीजों में ना एंगेज हो, या अगर वो अर्ली एंगेज हो रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके उनको डी एडिक्शन सेंटर्स या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग कराएं, ताकि वो अर्ली स्टेजेस पे ही छूट जाएं और दोबारा रिलैप्स ना हो। दूसरी चीज ये है कि अपने बच्चों के पीयर ग्रुप्स का बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि हमने शो के स्टार्टिंग में चर्चा की कि पीयर ग्रुप्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो मतलब हमें अपने किड्स पे और बच्चों पे अभी नजर रखनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लीडिंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स। अगर पेरेंट्स खुद ही इन चीजों को कंज्यूम करने लगते हैं तो बच्चों पे भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और फिर वो लीगल अथॉरिटी लूज कर देते हैं अपने बच्चों को इन सब से दूर रहने के लिए। तो हमें खुद को भी जो हमारा कंडक्ट है उस टाइप से होना चाहिए। तो एक ये जो मतलब ये फैमिली लेवल पे जो इंटरवेंशंस होने चाहिए, तो ये भी इसके लिए बहुत जरूरी है। तीसरा मतलब जो वॉलेंट्री सेक्टर्स हैं, एनजीओज हैं, वो भी इसके लिए प्रयासरत हैं। और मतलब अगर आपको कोई अगर इंफॉर्मेशन लगती है, अगर आप किसी एनजीओज के थ्रू हेल्प लेना चाहते हैं, तो हम आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, तो हम आपको उन एनजीओ से भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो अवेयरनेस और मतलब मॉरल रेगुलेशन से ही आएगा। बाकी पुलिस तो जो भी है कि जो क्रिमिनल गैंग्स हैं जो भी इसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्वॉल्व हैं, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो सप्लाईज हैं वो वीक होती जाए। जी। सर, अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके द्वारा कितने किए जाते हैं? किस तरह से आप बच्चों तक पहुंचते हैं कि उनको जागरूक करें कि ये सब चीजें ना करें? जी, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुहिम चल रही है, और इसके अलावा भी अभी सारे स्कूल्स कॉलेजेस जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं जो जहाँ पे ड्रग्स का सेवन होता है, और
और भी जो जगह हैं, तो मतलब वहां पे पुलिस के सारे अधिकारी, इनफैक्ट ग्वालियर पुलिस के सारे अधिकारी अलग अलग जगह जाके अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। इसमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सबको अवगत कराया जा रहा है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ड्रग्स के, और जो पूरा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है इसका। तो हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, सभी को विभिन्न मीन से अवेयर करा रहे हैं। पुलिस का भी एक रथ है जो अलग अलग शहर में अलग अलग जगह घूम रहा है। वीएमएस स्क्रीन्स हैं तो वहां पे भी मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है पुलिस के लिए हम अवेयर कर रहे हैं, और उनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जागरूक करा रहे हैं ताकि वो भी इस ट्रैप में ना फॉलो हो सके। जी। सर, एक समय था जब अगर पुराने समय को हम देखें तो एक एज के बाद ही लोग अल्कोहल हो या कुछ भी हो कंज़्यूम करते थे। लेकिन आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों को लेकर भी। तो इतना ईज़िली कैसे अवेलेबल हो जाती हैं ये चीज़ें बच्चों को? जैसा मैंने आप अभी कुछ समय पहले बोला था कि इसकी सप्लाई चेन बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है। हुँ, अब ठेले वाले, छोटे पान की गुमटी वाले, दुकान वाले, किराने वाले, ये सब भी इसको नशे की पुड़िया बेच रहे हैं। तो क्योंकि ये इतना व्यापक तरीके से फैल गया है समाज में, इस वजह से इसका एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मतलब ये इसीलिए इतनी बड़ी अब चुनौती भी बन चुका है, मतलब समाज के लिए और पुलिस के लिए भी। तो कहीं ना कहीं अब मतलब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जो इसके ट्रेड में इन्वॉल्व है उन सबको स्ट्रिंजेंट सेक्शंस के अंदर बुक करके जेल भेजें, जो हम समय समय पे कर भी रहे हैं। और हम एज अ समाज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पुलिस को सूचना दें अगर कुछ इन उनके नॉलेज में कोई मैटर है, और अपने परिवार को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करें। जी। इस मुहिम में, इस अभियान में आपको समाज के द्वारा या सोसाइटी द्वारा हेल्प मिलती है या नहीं? नहीं, हमें डेफिनेटली मिलती है, समाज के द्वारा भी हेल्प मिलती है। जैसे कि आप भी एक समाज का पार्ट हैं और बिल्कुल। आपने हमें एक समय दिया जिससे हम आपके माध्यम से मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो हमारे और एनजीओज हैं उनके माध्यम से भी हम मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस द्वारा भी हमें टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं कि हम उनके बच्चों को अवेयर कर सकें। तो समाज के से भी हमें मदद मिल रही है, और सभी के सहयोग से ही अल्टीमेटली ये अभियान सक्सेसफुल हो सकता है। जी, सर, काफ़ी अच्छी पहल है और हर एरिया में हमें देखना ही पड़ेगा अपने समाज को सुधार के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स से इस मुहिम मैं को लेकर? मैं इस मुहिम को लेकर यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप इन सब चीजों से दूर रहें, और आप जितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं या आप जितने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं नशे से दूर रहने के लिए, उतनी जिंदगी आप बचाएंगे और उतने लोगों का पुण्य आपके साथ जुड़ेगा। तो आप सब लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। और मैं एक पंच लाइन कहना चाहूंगा, से यस टू लाइफ एंड से नो टू ड्रग्स। तो अगर आप अच्छा जीवन जीना चाह रहे हैं, अच्छे फुल पोटेंशियल पे काम करना चाह रहे हैं और बीमारियों या एडिक्शन से दूर रहना चाह रहे हैं, तो ड्रग्स से दूर रहें। और जितने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, जिसको भी आप मतलब इम्पैक्ट कर सकते हैं, जरूर करिए। अगर आप एक व्यक्ति को भी ड्रग्स से दूर रखने में सफल हो सकते हैं तो आपका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। जी। तो लिसनर्स, जैसा कि सर ने कहा, इतनी समय में हमें बहुत सारी बातें समझाई, कुछ कॉलर्स भी जुड़े, कुछ महिलाएं भी जुड़ी जिन्होंने अपनी समस्याएं हमसे बताई और सर उसका निदान भी करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो शायद ये सब लेते हैं और हम उन पे गिव अप कर देते हैं। गिव अप मत कीजिए, हेल्प लीजिए, पुलिस की हेल्प लीजिए, जो भी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम इनका पुनर्वास करा सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों पे जी। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा कि एक स्टिग्मा भी अटैच रहता है ड्रग्स के साथ। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी को बता दिया कि ये ड्रग्स लेते हैं या हम डी एडिक्शन सेंटर में ले गए तो हमारे परिवार का नाम खराब होगा, हमारे बच्चे का नाम खराब होगा। तो आज आपको इससे स्टिग्मेटाइज होने की जरूरत नहीं है, फ्रीली बाहर आइए। इट इज ऑलवेज बेटर कि उस समस्या का निदान निदान पाया जाए या फिर समस्या से जूझा जाए। तो आज का समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और सभी इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो जो भी सोचते हो कि क्या समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, इन सब से मत घबराइए। अगर आपको लगता है कि वाकई में कोई समस्या है तो ये इसका भी इलाज होता है, और बहुत सारे पॉजिटिव केसेस हैं जो लोग रिहेबिलिटेट होकर आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव केस स्टडीज भी हैं। इनफैक्ट अभी आपको पता होगा साउथ अफ्रीकन
क्रिकेटर जो रबाडा है उनने भी पब्लिकली एक्सेप्ट किया था कि वो ड्रग्स को यूज करते थे और फिर वो अभी रिहैबिलिटेट होने गए। तो जब इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स पूरे वर्ल्ड के सामने पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें एज अ नॉर्मल नागरिक भी अगर समस्या है तो एक्सेप्ट करके मूव ऑन करके पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ मूव करना चाहिए। जी। तो जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल हेल्प कीजिए उन लोगों की जो वापस अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। सर आप आए, आपने अमूल्य समय हमें दिया और हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को नशा के खिलाफ एक अच्छी बातें बताई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर तो हैविंग मी जुड़े हियर। रहिए हमारे साथ और ऐसी बहुत सारी बातें लेकर मैं आपके बीच आऊँगी। तब तक के लिए बिंदास होकर बिंदास बजाओ।